जैसे मैंने टॉपिक लिख रखा है, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी के बारे में स्टडी किया था, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी। उसके अंदर हमने एक कंडक्टर लिया था, स्फेरिकल कंडक्टर, और उस स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटी हमने निकाली थी। इसकी कैपेसिटी आई थी C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये एक सिंगल आइसोलेटेड कंडक्टर की कैपेसिटी हमने डिस्कस की थी। अब आज हम डिस्कस करेंगे कैपेसिटर, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर। इसको कैपेसिटर भी कहते हैं और इसको कंडेंसर भी कहते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड कंडेंसर। तो कई जगह लिखा होगा कंडेंसर, कई जगह लिखा होगा कैपेसिटर। फिजिक्स में हम कैपेसिटर बोलेंगे, कंडेंसर लोकल वर्ड है एक। कैपेसिटर पहली बात तो आपने देखा हुआ है, कई जगह देखा होगा कैपेसिटर आपने। जैसे कभी आपने देखा हो पंखे के ऊपर ना, पंखे के ऊपर एक सिलेंड्रिकल सा ऑब्जेक्ट लगा होता है। पंखा पंखा की जो पंखड़ियां उसके ऊपर ना, जो उसका पंखे का जो बेस है उसके ऊपर सिलेंड्रिकल सा इस तरह का ऑब्जेक्ट लगा दिखेगा। आपने कभी देखा हो ध्यान से तो, इस तरह का सेल सा लगा हुआ है एक, वो एक कैपेसिटर है। मैं ये बता रहा हूँ कहाँ आप उसको देखते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट में यूज होता है। तो ये आपने पंखे के अंदर देखा होगा कभी ना कभी, कंडेंसर या कैपेसिटर कई जगह यूज होता है। पंखे का मैंने एग्जांपल दिया है, फ्रिज है, कैपेसिटर, मोटर है, एसी है, हर जगह होता है कैपेसिटर। तो बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज में यूज होता है कैपेसिटर। एक आपसे ये पूछते हैं कि कैपेसिटर क्या है, व्हाट इज कैपेसिटर, इसका यूज क्या, क्या फंक्शन, क्या काम करता है कैपेसिटर। तो आप ये कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर ना एक दो कंडक्टर का अरेंजमेंट है, दो कंडक्टर्स का अरेंजमेंट है ये। इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर्स। दो कंडक्टिंग प्लेट होती है इसमें बेसिकली, और इसका काम है स्मॉल स्पेस में, स्मॉल स्पेस में ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करना। कम जगह में ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने के ये काम आता है। इट इज, अभी कह सकते हैं कैपेसिटर इज अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर्स। कैपेसिटर इज अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर्स which is used to store, which is used to store large amount of electrical energy, which is used to store large amount of electrical energy or electric charge, electric energy or electric charge in small space, in small space। कम जगह में ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल चार्ज को स्टोर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो इट इज एन अरेंजमेंट टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल चार्ज इन स्मॉल स्पेस। कम जगह में ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी और ज्यादा इलेक्ट्रिकल चार्ज को स्टोर करने के लिए यूज होता है। और ये तो भाई क्या काम करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल चार्ज को कम जगह में स्टोर करेगा। अब ये एक इलेक्ट्रिकल, मैंने कहा एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है। जो इलेक्ट्रिकल सर्किट होते हैं ना, इलेक्ट्रिकल सर्किट, उनमें तीन कंपोनेंट आमतौर पर यूज होते हैं, तीन कंपोनेंट यूज होते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में। जैसे एक आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस जिसको हम रजिस्टर कह सकते हैं, रजिस्टर, रेजिस्टेंस लगाने वाला। एक तो वो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट सर्किट में यूज होता है, रजिस्टर जो रेजिस्टेंस लगाता है। एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है कैपेसिटर, कैपेसिटर जो कैपेसिटेंस प्रोवाइड करता है, कैपेसिटेंस प्रोवाइड करता है, कैपेसिटेंस बोलिए या कैपेसिटी बोलिए, वो प्रोवाइड करता है कैपेसिटेंस, कैपेसिटर प्रोवाइड करेगा वो। एक होता है इंडक्टर, इंडक्टर वो 4th यूनिट में पढ़ेंगे हम, 4th यूनिट में। वो इंडक्टेंस प्रोवाइड करता है। वो क्या प्रोवाइड करता है, इंडक्टेंस। वो क्या काम है, 4th यूनिट में समझ में आएगा इंडक्टर। तो तीन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होते हैं, रजिस्टर उसका काम है रजिस्टेंस लगाना, कैपेसिटर उसका काम है कैपेसिटेंस लगाना, इंडक्टर उसका काम है इंडक्टेंस लगाना। तो ये एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है जो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में यूज होता है, और ये इंडक्टेंस या कैपेसिटेंस प्रोवाइड करता है। इट विल प्रोवाइड कैपेसिटेंस टू द सर्किट। अब ये तो कभी ये क्या है, एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है जो कम जगह में ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। अच्छा, इसमें एक और काम है, इसको मैं थोड़ा सा और आसान लैंग्वेज में समझाता हूं भी क्यों इसका यूज करते हैं, क्या ये काम करता है, इसका फंक्शन कैसे है। थोड़ा सा मैं एक आसान एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करूंगा आपको, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, कि आपको समझ में आ जाए कैपेसिटर का एक्चुअल फंक्शन क्या है।
ये क्यों सर्किट में लगाया जाता है, ये क्या काम करेगा, एनर्जी स्टोर करके क्या करेगा ये, इससे क्या फायदा क्या होगा, वो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझाने की कोशिश करता हूं। कैपेसिटर का मैं आसान एग्जांपल देता हूं भी कहां ये यूज होता है और इसका फंक्शन क्या है। देखो जैसे मैंने कहा भी कैपेसिटर जो है ना बहुत ज्यादा एनर्जी अपने अंदर स्टोर करके रखता है, बहुत ज्यादा एनर्जी स्टोर करके रखता है कैपेसिटर अपने अंदर। और कैपेसिटर क्या करेगा, कई जगह क्या होता है, कई बार हमारी सर्किट में ना ऐसी रिक्वायरमेंट होती है, कई बार हमारे सर्किट में हमें ऐसी जरूरत पड़ती है कि हमें बहुत कम टाइम में ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ जाती है। कई बार ऐसी होगा, जरूर होता है, कई कई जगह इसकी रिक्वायरमेंट होती है कि बहुत जल्दी हमें बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, बहुत कम टाइम में हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो अगर कोई सर्किट ऐसा है जिसके अंदर एकदम से बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत हो, तो वो जरूरत कैपेसिटर हमारी पूरी कर सकता है, कैपेसिटर वो काम कर सकता है। कैपेसिटर हमें बहुत एक ऑलमोस्ट जीरो टाइम में, बहुत कम टाइम के अंदर अंदर बहुत ही ज्यादा एनर्जी एकदम से दे सकता है, जिससे हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, जैसे आपने ना देखा हो फोटो कैमरा, कैमरा तो सबने देखा ना, कैमरा सबने देखा हो, कैमरा, कैमरे में एक फ्लैश लाइट होती है, फ्लैश लाइट, फ्लैश लाइट भी सबने देखी है। तो देखा अपने कैमरे में आमतौर पर 2 या 4 सेल डलते हैं, 2 या 4 सेल डलते हैं, 1.5 वोल्ट 1.5 वोल्ट के सेल डलते हैं, छोटे छोटे 2 सेल डलते हैं। लेकिन आपने कैमरे की जो फ्लैश देखी हो ना, तो फ्लैश की लाइट बहुत तेज होती है, फ्लैश की लाइट बहुत तेज होती है। और फ्लैश लाइट देखी हो आपने, कैमरे की जो फ्लैश लाइट एकदम से बहुत तेज होगी और तुरंत बंद हो जाएगी। अब ये बताओ कैमरे में 2 या 4 छोटे छोटे सेल हमने डाल रखे हैं, वो उतनी तेज लाइट कैसे दे देता है, कैमरे की फ्लैश में इतनी तेज लाइट कैसे आ जाती है, वो कहां से आती है? छोटे छोटे सेल तो इतनी लाइट लगातार तो नहीं चला सकते। तो बेटा वो लाइट जो एकदम से फ्लैश लाइट जलती है ना, वो कैपेसिटर के कारण चलती है। कैमरे में कैपेसिटर लगा होता है, कैमरे में भी लगा होता है कैपेसिटर। कैमरे में जब कैपेसिटर लगा होगा तो कैपेसिटर अपने अंदर एनर्जी स्टोर करके रखेगा। तो जब फ्लैश लाइट चलेगी ना, तो फ्लैश लाइट को बहुत जल्दी बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए ताकि पावर ज्यादा हो, टाइम कम एनर्जी ज्यादा, तो पावर बढ़ जाएगी। पावर एनर्जी बाय टाइम, टाइम बहुत कम होता है। जो कैमरे में कैपेसिटर लगा होगा ना, वो अपने अंदर एनर्जी स्टोर करके रखेगा और वो कैपेसिटर एकदम से एनर्जी दे देगा। और वो जब एकदम से एनर्जी दे देगा तो पावर ज्यादा हो जाएगी। पावर होती है एनर्जी बाय टाइम, टाइम कम है एनर्जी ज्यादा दे दी, तो एकदम से बहुत ज्यादा पावर मिलेगी लाइट को, और जिसके कारण लाइट एकदम से बहुत तेज होगी, और लेकिन ऑलमोस्ट जीरो टाइम में बंद भी हो जाएगी, क्योंकि तुरंत सारी एनर्जी कैपेसिटर एकदम से सप्लाई कर देता है। इसीलिए फ्लैश लाइट इतनी तेज जलती है, क्योंकि कैमरे में कैपेसिटर जो है वो एकदम से लाइट एनर्जी दे देता है। ये मैंने एक आसान से एग्जांपल दिया, ये आसान से एग्जांपल दिया मैंने। अच्छा चलो, एक तो ये दे दिया मैंने कैपेसिटर का फंक्शन। एक और सुनो, जैसे मैंने कहा भी कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करके रखता है, और वो कम जगह में एनर्जी स्टोर करता है, कम जगह में एनर्जी स्टोर करेगा। 2 कंडक्टर होंगे, इसमें बीच में एनर्जी स्टोर होगी, बहुत स्मॉल स्पेस में एनर्जी स्टोर होगी। लेकिन जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था लास्ट लेक्चर में कंडक्टर का, आपने कहा था भी कंडक्टर पे चार्ज दो, कंडक्टर को चार्ज दो, तो कंडक्टर भी तो एनर्जी स्टोर करता है, इसकी भी तो अपनी एनर्जी होती है, k⁴/2r। दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, कंसेप्चुअल। एक कंडक्टर है, उसको चार्ज दे दो, ये भी तो कंडक्टर जो है, सिंगल कंडक्टर, एक आइसोलेटेड कंडक्टर है, इसको चार्ज दे दो तो एनर्जी ये भी स्टोर करता है। ये एनर्जी कहां स्टोर करेगा, इसकी एनर्जी कहां स्टोर होती है पता आपको? शायद मैंने बता दिया, इसकी एनर्जी इसके चारों तरफ पूरे रीजन में फैल जाती है। इसकी एनर्जी इसके सरफेस से लेकर अप टू इन्फिनिटी पूरे रीजन में स्टोर होती है, बताया था मैंने शायद ये। तो इसमें चारों तरफ अप टू इन्फिनिटी एनर्जी स्टोर होती है। एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन यूं आता है कि भाई एनर्जी तो ये कंडक्टर भी स्टोर कर लेता अकेला, एक अकेला कंडक्टर ये भी एनर्जी स्टोर करता है, और एनर्जी कैपेसिटर भी स्टोर करेगा। तो हम सर्किट में एनर्जी को स्टोर करवाने के लिए कैपेसिटर को प्रेफर करते हैं, एक सिंगल कंडक्टर को प्रेफर नहीं करते एनर्जी स्टोर करवाने के लिए। कैपेसिटर को क्यों प्रेफर करते हैं? दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता, व्हाई वी प्रेफर कैपेसिटर टू स्टोर एनर्जी इन अ सर्किट। एक सिंगल आइसोलेटेड कंडक्टर क्यों नहीं लेते हम, ये भी तो एनर्जी स्टोर करेगा, कैपेसिटर को ही क्यों लगाते हैं? उसका रीजन पूछेगा आपसे। उसका कारण ये है बेटा, इसकी जो एनर्जी है ना, एक सिंगल आइसोलेटेड कंडक्टर की जो एनर्जी है ना, वो तो बहुत ज्यादा रीजन में फैल जाती है,
बहुत ज्यादा रीजन में फैल जाती है, जिसके कारण उसकी एनर्जी डेंसिटी बहुत कम होती है। इसकी एनर्जी डेंसिटी बहुत कम होगी, बहुत ज्यादा रीजन में थोड़ी थोड़ी एनर्जी फैल जाएगी। और कैपेसिटर में क्या होगा, कम जगह में ज्यादा एनर्जी होगी। कम जगह में ज्यादा एनर्जी होगी तो वो एनर्जी काम आ जाएगी, उसको प्रॉपर यूज कर पाएंगे हम। ज्यादा एनर्जी फैलती नहीं है, थोड़ी सी जगह में एनर्जी स्टोर होगी और उस एनर्जी को हम किसी न किसी पर्पज के लिए यूज कर लेंगे। लेकिन अगर वो एनर्जी पूरे रीजन में फैल जाए तो एनर्जी डेंसिटी बहुत कम होगी, उसका कोई खास यूज नहीं कर पाएंगे हम। एक आसान सा एग्जांपल ले लूं, और आसान सा एग्जांपल ले लूं, इसी चीज को समझाने के लिए, इस क्वेश्चन को समझाने के लिए। आप इसको यूं देखो, जैसे मान लो आपके पास एक बाल्टी पानी है, एक बाल्टी पानी, इसको यूं सोचो आप, मान लो एक बाल्टी पानी है, आपको नहाना है। तो एक तो वही एक बाल्टी पानी आप पूरे फर्श पे गिरा दो, पूरे फर्श पे गिरा दो, फैला दो पूरे फर्श पर, कमरे में पूरे फर्श पे पानी फैला दिया। तो वो जो पानी है, एक बाल्टी पानी थी, पूरे फर्श पे फैला दिया, तो क्या उसको नहाने के लिए प्रॉपरली यूज कर पाएंगे? मेरे ख्याल से तो वो किसी काम का नहीं। पानी तो है, हमें पता है पानी फैला हुआ है, लेकिन क्या वो यूज हो पा रहा है, हमारा पर्पज सोल्व कर पा रहा है? मेरे ख्याल से तो नहीं कर पाएगा। लेकिन वही बाल्टी पानी बाल्टी में ही रखा हो तो हम उसको नहाने के लिए यूज कर सकते हैं आसानी से, वो काम आ जाएगा अपना। जबकि अमाउंट तो वही है, एक तो पूरे फर्श पे फैला हुआ पानी हो, एक बाल्टी में रखा हुआ पानी हो। बाल्टी में रखा हुआ पानी हमारे काम आ जाएगा, फर्श पे फैला हुआ पानी हमारे काम नहीं आएगा, पर्पज सोल्व नहीं कर पाएगा। सेम इसके लिए है, एनर्जी ये भी स्टोर करेगा, बट इसकी एनर्जी तो पूरे रीजन में फैल जाएगी, थोड़ी थोड़ी पूरे अप टू इन्फिनिटी फैलेगी, तो कोई खास यूज नहीं कर पाएंगे। कैपेसिटर में क्या होगा, कम जगह में उतनी एनर्जी स्टोर कर लेगा वो, बल्कि ज्यादा कर लेगा, जिसका हम किसी पर्पज के लिए यूज कर लेंगे। ये इसका एडवांटेज है। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर बाद में डिस्कस करूंगा, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर बाद में डिस्कस करूंगा। चलिए, क्लियर हो गया? ओके, वेरी गुड। चलो चलो चलिए, अब हम टाइप ऑफ कैपेसिटर की बात करते हैं। टाइप ऑफ कैपेसिटर, बेटा आमतौर पर तीन टाइप के कैपेसिटर होते हैं, तीन टाइप के। एक होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट। इसमें क्या होता है, दो प्लेट होती है भाई मेटल की, एक दूसरे के पैरेलल रखी होती हैं, एक दूसरे के पैरेलल रखी होती हैं। एक प्लेट पर होता है पॉजिटिव चार्ज, दूसरी प्लेट पर उतना ही होता है नेगेटिव चार्ज। तो दो मेटल की प्लेट हैं, एक को हम अर्थ से कनेक्टेड दिखा रहे हैं, अर्थ से कनेक्टेड मतलब जीरो पोटेंशियल पर, आमतौर पर जीरो पर होता है, लेकिन जीरो पर हमेशा हो कोई जरूरी नहीं है, जीरो पर मान रहे हैं हम यहाँ। तो एक अर्थ से कनेक्टेड है, लोअर पोटेंशियल पर है, ये लोअर पोटेंशियल पर होगी। इसका हायर पोटेंशियल होगा, एक को हम बोलेंगे पॉजिटिव प्लेट, एक को बोलेंगे नेगेटिव प्लेट। तो दो मेटल की प्लेट अगर आमने सामने रखी हो, एक पर पॉजिटिव चार्ज हो, दूसरी पर उतना ही नेगेटिव चार्ज हो, तो इसको बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दिस इज कॉल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दो प्लेट पैरेलल रखी हो, ये प्लेट है यूं सोचनी है आपने, इस तरीके से रखी है, जैसे मेरा हाथ है यहाँ, प्लेट सोचनी है आपने इस तरीके से। और प्लेट किसी भी शेप की हो सकती है, प्लेट रेक्टेंगुलर हो सकती हैं, स्क्वायर हो सकती हैं, सर्कुलर हो सकती हैं, किसी भी शेप की प्लेट हो, बट दोनों को बराबर होंगी। दोनों पर चार्ज, इस पर प्लस क्यू होगा तो इस पर माइनस क्यू होगा, दोनों पर चार्ज इक्वल एंड अपोजिट होंगे। तो इसको बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दिस इज कॉल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हमारे सिलेबस में यही है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, हमने केवल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ना होता है, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग तो पैरेलल प्लेट है। उसके बाद एक है स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर। उसमें क्या होता है, दो मेटेलिक सिलेंडर स्फीयर होते हैं, दो मेटल के स्फीयर होते हैं कोसेंट्रिक यूं, एक इंसुलेट किया होता है, एक को अर्थ से कनेक्टेड किया कर रखा होता है, इसको बोलते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर। इस पर भी एक पर पॉजिटिव चार्ज होता है, एक पर नेगेटिव चार्ज की हमें भी जरूरत नहीं है, हमें पैरेलल प्लेट पढ़ना है, ये तो नाम बता रहा हूं आप लोगों को। इसको बोलते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर। एक होता है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल में दो को एक्सियल सिलेंडर होते हैं ये मेटल के, ये दो को एक्सियल सिलेंडर होंगे, इसको बोलते हैं
सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। अर्थिंग कोई जरूरी नहीं है। हम नॉर्मली शुरू में जब समझाते हैं तो अर्थिंग दिखाते हैं, आगे चल के अर्थिंग वर्थिंग नहीं दिखाएंगे हम। एक को लोअर पोटेंशियल बोल देंगे, एक को हायर पोटेंशियल बोल देंगे। तो पहली बार पढ़ा रहा हूँ, शुरू में नाम आ रहा है तो मैं अर्थिंग दिखा रहा हूँ। अर्थिंग में ये होता है भी जीरो पोटेंशियल मान लेते हैं, लोअर वाले को जीरो मान के चीजें समझानी थोड़ी आसान हो जाती है बस। अर्थिंग इसलिए दिखाते हैं हम ताकि लोअर वाले को जीरो मान लो, हायर वाले को कोई भी वैल्यू मान लेते हैं, तो समझाना थोड़ा आसान हो जाता है चीजों को। तो हमारे सिलेबस में जो है वो है केवल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हमें केवल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ना होता है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसको बोलते हैं इंसुलेट कर रखा है हमने, इसको इंसुलेट करना है। इंसुलेट का मतलब किसी नॉन कंडक्टिंग मटेरियल पर रखा हुआ है, इंसुलेट करना बोलते हैं इसको, इंसुलेट कर रखा है। देखो अब जो मेन आर्टिकल है ना अपना, मेन जो काम अपना वो है कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इस पर लिख लो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ये डेरिवेशन तो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, छोटी सी डेरिवेशन है बिल्कुल आसान सी, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बोर्ड के लिए। और फार्मूला तो अगले 10-15 दिन लगातार यूज होना है। जो फार्मूला आंसर आएगा ना लास्ट में, वो तो 10-15 दिन लगातार यूज करना है अपन है। लेकिन डेरिवेशन बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आसान है लेकिन इंपॉर्टेंट है, तो लिख लो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड्स। तो ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। मैं ये मान लेता हूं भाई इसकी एक प्लेट पर चार्ज है प्लस क्यू, दूसरी पर है माइनस क्यू। कुछ कंसिडरेशन करनी पड़ेगी, वो लिख लो पहले ध्यान से। प्लेट्स के बीच में डी डिस्टेंस मान लो, डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन of plates, A is the area of cross section of the plates। तो बेटा प्लेट्स देखो, एक पॉजिटिव प्लेट हो एक नेगेटिव प्लेट हो, तो प्लेट्स के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये हमने गॉस थ्योरम में आपको बताई थी कि आगे बार बार यूज होगी, फॉर्मूला ध्यान रखना, शायद याद होगा आप लोगों को जरूर। तो ये मैंने बताया था गॉस थ्योरम के अंदर कि दो प्लेट्स का अरेंजमेंट हम कैपेसिटर में यूज करांगे, और उनमें इलेक्ट्रिक फील्ड थी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इसमें सिग्मा होगी क्यू बाय ए, चार्ज बाय एरिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी क्यू ओवर ए एप्सिलॉन नॉट। प्लेट्स के बीच में, ये पहले वाली बात है, कोई नई बात नहीं, पहले हमने पढ़ रखी है। तो ये होगी प्लेट्स के बीच में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। फिर हमें चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स। दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, मान लो V पोटेंशियल डिफरेंस है। देखो ये डिस्टेंस है D, तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा E इंटू डी, E इंटू डी। ये पता कहां से लिख लिया मैंने V इंटू डी? डीवी इज इक्वल टू ई डी आर कॉस थीटा, डीवी इज इक्वल टू ई डी आर कॉस थीटा से लिखा मैंने। देखो मैं बता देता हूं ये मैंने कहां से लिखा, V इज इक्वल टू ई इंटू डी, ये मैंने कहां से लिखा नोट करो एक बार। हमारे पास एक फॉर्मूला आता था डीवी इज इक्वल टू माइनस ई डी आर कॉस थीटा। इसका मैग्नीट्यूड लेना हो मुझे, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड तो साइन का कोई चक्कर नहीं, तो E इंटू डी आर हो जाएगा डी, डी आर हो जाएगा डी कॉस जीरो, E भी इधर है जलना भी इधर है, तो ये E इंटू डी हो जाएगा, डीवी का पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू। तो वहां से मैंने पोटेंशियल डिफरेंस को V नाम दे दिया, पोटेंशियल डिफरेंस को V नाम दे दिया, वो E इंटू डी हो गया। तो यहां से लिखा मैंने, ये बच्चे के दिमाग में आना चाहिए भी ये कहां से लिख दिया पोटेंशियल डिफरेंस। तो E की वैल्यू भर दो इसमें, E की वैल्यू, तो क्यू डी पावर ए एप्सिलॉन नॉट, ये होगा पोटेंशियल डिफरेंस। कैपेसिटी लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था भाई क्यू बाई वी होती है, क्यू बाई वी, इसमें V की वैल्यू भर दो, तो कैपेसिटी हो जाएगी क्यू ओवर क्यू डी ओवर ए एप्सिलॉन नॉट। इसको क्यू से क्यू काट दो, ये वैल्यू ऊपर ले आओ, तो कैपेसिटी होगी भाई एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी, एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी, ये कैपेसिटी होगी।
मेरे ख्याल से तो आसान है। ये फार्मूला याद रखना चाहिए आप लोगों को, ये काम आएगा बार बार कैपेसिटी निकालने के। तो कैपेसिटी हो जाएगी एप्स नॉट ए बाय डी। तो ये फार्मूला याद रहना चाहिए। ये अगले जब तक आप कैपेसिटर पढ़ोगे, अगले 10 दिन 12 दिन, ये फार्मूला बार बार यूज होगा। डेरिवेशन आसान है, डेरिवेशन याद रखो। डेरिवेशन में मैंने क्या किया, कुछ चार्ज कंसिडर किया प्लेट्स पर, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, डिस्टेंस मानना कुछ। पहले मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई एप्स नॉट, किसी को ना ध्यान हो तो गोस्टर मॉडल आर्टिकल में करवा रखी मैंने ये। सिग्मा क्यू बाई ए, चार्ज बाई एरिया, ई निकाल दिया, पोटेंशियल डिफरेंस ई इंटू डी आ गया, कैपेसिटी क्यू बाई वी होती है, वहां से वैल्यू पुट की, आंसर आ गया। ऑल क्लियर, वेरी इजी ना। हाँ, लोअर पोटेंशियल पर होगी भाई वो, लोअर पर इजी। चलो चलो, अब मैं मान लेता हूं ये डेरिवेशन आपको समझ में आ गई। अब इसमें छोटे छोटे काम कर लेते हैं हम। देखो, जैसे ये कैपेसिटी आ गई अपनी एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। इसमें ए क्या है, व्हाट इज दिस ए? ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द प्लेट्स। देखो इधर सुनो, जैसे ये प्लेट यूं रख रखी है, ये प्लेट यूं रख रखी है, तो ये ए ये हो गया, ये बोल दीजिए या ये बोल दीजिए, ए एरिया इसको बोलेंगे हम। तो इसका मतलब एरिया ऑफ द प्लेट्स अगर ज्यादा होगा ना, एरिया ऑफ द प्लेट ज्यादा होगा तो कैपेसिटी ज्यादा होगी। तो कैपेसिटी का एरिया के साथ ग्राफ, कैपेसिटी का एरिया के साथ ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। जितनी बड़ी प्लेट लोगे ना, जितनी बड़ी प्लेट लोगे कैपेसिटी उतनी ज्यादा होगी। ये डी क्या है, डी डी है डिस्टेंस बिटवीन दी प्लेट्स। अगर प्लेट्स को नजदीक कर दो ना, नजदीक कर दो तो कैपेसिटी बढ़ जाएगी, प्लेट्स को दूर ले जाओ तो कैपेसिटी घट जाएगी। जितनी प्लेट नजदीक होंगी कैपेसिटी उतनी ज्यादा होगी। तो अगर सी और डी का ग्राफ बनाया जाए, सी और डी का, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हाइपरबोलिक ग्राफ आएगा, हाइपरबोलिक ग्राफ आएगा। देखो वैसे भी जो डी है ना, डी होता स्मॉल ही है। मैं क्या बोल रहा हूं सुनो, डी मैंने कहा होता वेरी स्मॉल, होता बहुत छोटा ही है ये डी। लेकिन मैं कह रहा हूं जितना कम करोगे कैपेसिटी उतनी ज्यादा बढ़ेगी, कैपेसिटी उतनी ज्यादा बढ़ेगी। प्लेट्स के साइज की कंपैरिजन में डी बहुत कम होता है, डी कुछ एमएम में होता है, पहले सोच लेना दिमाग में, डी इज वेरी वेरी स्मॉल। बट वो रिलेशन भी देखना हमने, तो यहां इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन। एक और, जैसे ये प्लेट्स हैं, अगर मैं प्लेट्स के बीच में मीडियम भर दूं, अगर मैं पूरे पोर्शन में मीडियम भर दूं, पूरे पोर्शन में मीडियम, कोई भी मीडियम भर दूं पूरे पोर्शन में, तो फिर कैपेसिटी हो जाएगी मीडियम भरने के बाद एप्सिलॉन मीडियम ए बाई डी, एप्सिलॉन मीडियम ए बाई डी, ये कैपेसिटी हो जाएगी। मतलब के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, के मतलब डायरेक्टली कांस्टेंट, तो मीडियम भरने के बाद कैपेसिटी हो जाएगी के सी, के सी, ये कैपेसिटी हो जाएगी अगर पूरे पोर्शन में मीडियम भर दिया जाए तो। तो के टाइम्स कैपेसिटी बढ़ जाती है, के टाइम्स। लेकिन मीडियम नॉन कंडक्टिंग होना चाहिए, कंडक्टिंग नहीं, लिख लेना नॉन कंडक्टिंग, उसको पूरा समझाऊंगा आगे चल के। अब छोटे छोटे एग्जांपल ले लूं, यहीं पर छोटा न्यूमेरिकल कर लेता हूं। जैसे देखो, सी का फॉर्मूला आया एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। छोटा एग्जांपल ले लेता हूं, मान लीजिए प्लेट्स का एरिया है 10 रेज़्ड पावर -2 मीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ द प्लेट्स इज 10 रेज़्ड पावर -2 मीटर स्क्वायर। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स मान लो 1 mm, 1 mm मतलब 10 रेज़्ड पावर -3 मीटर। ये कहता फाइंड द कैपेसिटी, कैपेसिटी बताइए। वैल्यू भरेंगे तो 8.85 इंटू 10 रेज़्ड पावर -12, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भरो, एरिया की वैल्यू 10 रेज़्ड पावर -2, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स 10 रेज़्ड पावर -3, देखो कैपेसिटी कितनी आई, 8.85 इंटू 10 रेज़्ड पावर -11 फैराड, ये कैपेसिटी आई। हाँ, 8.85 इंटू 10 रेज़्ड पावर -11। चलिए और एग्जांपल ले लूं, एक एग्जांपल और ले लूं, एक एग्जांपल और ले लेता हूं। लेट कैपेसिटी जो है 2 माइक्रोफेराड है, कैपेसिटी इज 2 माइक्रोफेराड। मान लो कैपेसिटर की कैपेसिटी दे दी, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज 8.85 मिलीमीटर। मान लो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स 8.85 मिलीमीटर है। फाइंड ए, ए बताइए।
ए बताइए। तो इसमें सी दे रखी, डी दे रखा, ए पूछ रहा है। तो ये फॉर्मूला सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। सी की वैल्यू 2 माइक्रो, तो 2 इंटू 10⁻⁻⁶। काफी बड़ा एरिया आएगा देखो, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। सी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, ए हमें निकालना है, डी की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻3। देखो ए कितना ज्यादा आएगा यहां से, ये पूरी टर्म कट गई। तो ए इज इक्वल टू देखिए 2 इंटू 10⁻3 मीटर स्क्वायर। क्या आया होगा देखो, हाँ काफी बड़ी वैल्यू आएगी। हाँ यही आएगा बिल्कुल। क्या बात है, सभी कर रहे हैं भाई आज तो, जोश के हैं अंदर बालक है। चलिए ये देखो इसको पढ़ो। रोहित बांगड़ बिल्कुल सही भाई, नेहा, सुखविंदर, आदित्य, क्रिस, नितिका, गौरव शर्मा। चलिए अब इसको, इस हेडिंग को डालो भाई, इस हेडिंग को देखो। ये कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट, कैपेसिटी विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन द प्लेट्स। क्या है क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन समझो। ये वही कैपेसिटर है एज इट इज, लेकिन अब की बार क्या किया हमने, एक ये ना स्लैब डाल दी प्लेट्स के बीच में, कुछ पोर्शन में स्लैब डाल दी, कुछ पोर्शन में एयर है। देखो इधर भी एयर है, इधर भी एयर है, बीच में ये मीडियम है स्लैब, सेम साइज की। जो साइज प्लेट्स का है ना, उसी तरीके से एरिया वेरिया बराबर है, बट कम जगह कम है, पूरे डिस्टेंस में नहीं रखी, कुछ पोर्शन में रखी है। तो आपको ये बोलेंगे भाई स्लैब डालने के बाद कैपेसिटी बताओ, स्लैब डालने के बाद कैपेसिटी बताओ। जैसे कंसिडरेशन कर लूं मैं भाई, यहां चार्ज प्लस क्यू माइनस क्यू, स्लैब की थिकनेस दे रखे हो कुछ ना कुछ। मान लो स्लैब की थिकनेस टी, टी इज द थिकनेस ऑफ द स्लैब। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट स्लैब का कैपिटल के, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी दे रखा है। ये डिस्टेंस डी, दिस डिस्टेंस इज डी। और ए तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा ही, ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब ये कह रहा है स्लैब डाल दी हमने, स्लैब डालने के बाद कैपेसिटी बताओ क्या होगी, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर, ये हमने निकालनी है। देखो बेटा कैपेसिटी निकालने का तो ये फार्मूला है, इसका यूज होगा। ये फार्मूला हमारे पास, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। क्यू तो चार्ज है, और ये V क्या है, व्हाट इज दिस V? V इज द पोटेंशियल डिफरेंस, V इज द पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसका मतलब मुझे पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए भाई किसी तरीके से। अगर मुझे कैपेसिटी निकालनी है तो मुझे निकालना पड़ेगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। ये बताओ V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो पोटेंशियल डिफरेंस मैं निकालूंगा, इसमें पुट करूंगा, मेरा आंसर आएगा। बेसिक फार्मूला है ये, याद कर लो भी। कैपेसिटी Q बाई V होता है, V निकालना आना चाहिए आपको, कैसे निकालोगे बस मैं बताऊंगा कैसे करना। देखो इसको देखो, पहले इस डायग्राम को देखो बेटा। देखो यहां एयर है, यहां एयर है, बीच में मीडियम है। इधर एयर है, इधर एयर है, बीच में मीडियम है। तो यहां एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो E नॉट है, मान लो एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट, इधर भी E नॉट, दोनों साइड एयर है, एयर वाले पोर्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट। ये मीडियम, मीडियम, मीडियम में मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड E है, मीडियम में कम होगी ना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E नॉट बाय के। तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट होगी, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट होगी, और यहां इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट बाय के होगी। तो पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करना, किस पोर्शन में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, फिर हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, चार्ज को उस पोटेंशियल डिफरेंस से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ये तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बताई, ये एयर थी, इधर भी एयर है, इधर मीडियम है, तो ये तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने लिख ली। अब मैं निकालूंगा पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन ध्यान से सुनना, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालूंगा मैं। देखो मैं पोटेंशियल डिफरेंस एक तो निकालूंगा E नॉट के कारण, E नॉट के कारण, और एक पोटेंशियल डिफरेंस निकालूंगा E के कारण। E नॉट के कारण पोटेंशियल डिफरेंस निकालूंगा और E के कारण निकालूंगा, वहां से मेरे पास टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, वहां से टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। E नॉट के कारण निकालूंगा और E के कारण निकालूंगा, फिर मेरे पास टोटल आएगा, फिर मैं कैपेसिटी निकालूंगा। तो पहला काम अपना है पोटेंशियल डिफरेंस निकालना। मैं कंसिडरेशन करता हूं, लेट V1 let V1
पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू ई नॉट। हाँ, तो ई नॉट के कारण पोटेंशियल डिफरेंस है V1, तो V1 क्या होगा भाई? V1 होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। लेकिन कौन सा डिस्टेंस बेटा? डिस्टेंस वो जहां ई नॉट है। ई नॉट कितने डिस्टेंस में, वो देखो आप, ई नॉट कितने डिस्टेंस में है। देखो ई नॉट के लिए ये डिस्टेंस, ये और ये मिला के ई नॉट का डिस्टेंस है। ये बताओ मुझे, ये और ये मिला के कितना है? टोटल है डी, ये डी है, ये टी है, तो ये और ये मिला के कितना हुआ? टोटल डी है, ये टी है, मुझे इन दोनों का सम चाहिए। यहां ई नॉट है, यहां ई नॉट है, तो मेरे ख्याल से तो V1 की वैल्यू आएगी, V1 की ई नॉट इंटू डी माइनस टी। जितने डिस्टेंस में ई नॉट है वो डिस्टेंस देखना है अपन। मेरे हिसाब से ये और ये पोर्शन ऐसा जहां ई नॉट है और ये मिलाकर डी माइनस टी बनते हैं, तो इसमें V1 होगा ई नॉट इंटू डी माइनस टी। कोई दिक्कत मेरे ख्याल से तो नहीं होनी चाहिए। फिर मैं लिखूंगा लेट V2 पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू ई के कारण। ई कितने डिस्टेंस में है? ई इस पोर्शन में है, इस पोर्शन में ई, और ये डिस्टेंस है टी, तो भाई V2 हो गया ई इंटू टी, ई इंटू टी। ये केवल टी डिस्टेंस बढ़ा यहां से यहां तक कि जहां ई है, जिसको मैं लिख सकता था ई नॉट बाई के इंटू टी। अब एक पोटेंशियल डिफरेंस ये आ गया ई नॉट के कारण, ये आ गया ई के कारण, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अगर मान लो V है तो दैट इज V1 प्लस V2, V1 प्लस V2 टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। तो V इज इक्वल टू ई नॉट डी माइनस टी प्लस ई नॉट बाई के इंटू टी। इसमें से ई नॉट कॉमन ले लो, तो V इज इक्वल टू ई नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाय के। ई नॉट की वैल्यू, ई नॉट क्या होगा? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ई नॉट क्या होगा? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाय के। कोई डाउट मेरे ख्याल से तो नहीं होने चाहिए। सिग्मा की वैल्यू क्या होगी? क्यू बाय ए, तो V इज इक्वल टू क्यू ओवर ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाय के। और यहां से कैपेसिटी की वैल्यू, यहां V भर दो, यहां भर दो V, तो कैपेसिटी इज इक्वल टू क्यू ओवर क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाय के। क्यू से क्यू कट जाएगा, ये पूरी टर्म आ जाएगी ऊपर, ये पूरी टर्म ऊपर आ जाएगी, तो मेरे हिसाब से कैपेसिटी का फॉर्मूला बढ़ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी माइनस टी प्लस टी बाय के। एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी माइनस टी प्लस टी बाय के। क्लियर? आसान है? अरे आसान तो तुम ध्यान दे रहे हो ना, इसलिए है, तुम ध्यान से सुन रहे हो इसलिए आसान लग रहा है आप लोगों को। बहुत अच्छी बात है, आपको आसान लग रहा है तो मुझे भी अच्छा लगता है सुन के। ये देखो बेटा, मेथड सीख लो, फार्मूले को रटो मत, मेथड सीख लो ना। मेथड ये है कि भाई देखो सी क्यू बाई वी होता है, हमें पता भी सी क्यू बाई वी है, क्यू तो हमने लेट करना है, मान लिया हमने क्यू। तो अब वी क्या है? वी समझ लो, वी है कैपेसिटी की दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। अब जो भी अरेंजमेंट आपको दे रखा होगा ना, कोई भी अरेंजमेंट दे दे, आपका काम है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स निकालना, बस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल के पुट करना। जैसे इस एग्जांपल में मैंने क्या किया, मोटा मोटा दोबारा बता देता हूं, दोबारा बताता हूं मोटा मोटा, कि मैंने कहा भाई ये फॉर्मूला मैं यूज करूंगा, इसका यूज करना मुझे, और मुझे वी निकालना है। तो पहले मैंने ये समझाया आपको कि भाई यहां इलेक्ट्रिक फील्ड एयर में ई नॉट होगी, यहां भी एयर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट होगी, मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड ई होगी। पहले मैंने ये समझा दिया कि भी इधर ई नॉट है, इधर ई नॉट है, यहाँ ई है, ई नॉट बाई के है मीडियम के अंदर, ये बता के फिर मैंने पोटेंशियल डिफरेंस की बात करी। मैंने कहा भाई V1 जो है वो ई नॉट के कारण पोटेंशियल डिफरेंस है, तो V1 है ई नॉट के कारण पोटेंशियल डिफरेंस होगा ई नॉट इंटू डिस्टेंस। डिस्टेंस वो जहां ई नॉट है, तो वो डिस्टेंस ये और ये मिलाकर डी माइनस टी बनते थे, तो V1 आ गया। फिर मैंने V निकाला ई के कारण, वो हो गया भाई V2 ई के कारण, ई इंटू टी हो गया, ई की वैल्यू भर दी, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दिया V1 प्लस V2 ऐड करके।
अब इसमें ई नोट की वैल्यू भर दी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा की वैल्यू क्यू बाई ए, बाद में सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी में वैल्यू पुट करी और ये आंसर आ गया। चलो ये तो होगी डेरिवेशन की बात। अब मुझे ये बताओ, ये जो कैपेसिटी है ना, ये जो कैपेसिटी है, अब जो कैपेसिटी मैं मिटा रहा हूं इसको मैं एक बार फार्मूले को, मेरे पास ये फार्मूला आ गया भाई, देखो सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी माइनस टी प्लस टी बाय के, ये आ गया मेरे पास। मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लूं, मैं इसको यूं लिख लेता हूं। देखो एक बार अगले स्टेप को ध्यान से देखना, मैं इसको यूं लिख रहा हूं डी माइनस टी इंटू 1 - 1 बाई के, यूं लिख रहा हूं। कोई दिक्कत नहीं मेरे ख्याल से, माइनस टी कॉमन ले लिया मैंने, माइनस टी कॉमन लेके यूं लिख लिया। अब मुझे बताओ, पहले कैपेसिटी ये थी, जब स्लैब नहीं डाली तो ये कैपेसिटी थी भाई, बगैर स्लैब के ये कैपेसिटी थी, बगैर स्लैब के। अब स्लैब डालने के बाद ये है, मुझे ये बताओ कौन सी ज्यादा है, पहले ज्यादा थी या अब ज्यादा है, बताओ। स्लैब डालने से पहले वो कैपेसिटी थी, स्लैब डालने के बाद ये कैपेसिटी होगी, ये बताओ कौन सी ज्यादा है, सी ज्यादा है या सी नॉट ज्यादा है? कैपेसिटी पहले से बड़ी है या घटी है या सेम रही है, ये बताओ, तुम बताओ, बड़ी घटी या सेम रही है? कैपेसिटी पहले से बड़ी घटी या सेम रही, बताओ भाई। इंक्रीज या डिक्रीज, देखो इंक्रीज या डिक्रीज, इंक्रीज या डिक्रीज बोलो भाई, इंक्रीज, बिल्कुल सी इंक्रीज करेगी। देखो भाई, कोई काम करांगे तो फायदे के लिए करांगे ना, फायदे के लिए काम करांगे ना। अब पहले एयर थी, हमने कोई स्लैब डाल दी, मान लो मैंने ग्लास की स्लैब डाल दी या मिक्का की स्लैब डाल दी, मिक्का एक मटेरियल होता है, बहुत यूज होता है इसमें, मिक्का, मिक्का की स्लैब डाल दी या ग्लास की स्लैब डाल दी, लकड़ी की स्लैब डाल दी, किसी भी इंसुलेटिंग मटेरियल की, मतलब तो स्लैब डालूंगा कुछ फायदे के लिए डालूंगा, और फायदा क्या है यहाँ, कैपेसिटी बढ़ाना। कैपेसिटी बढ़ेगी तो ही तो फायदा होगा ना अपना। तो भैया ये याद कर लो कि स्लैब डालने से कैपेसिटी बढ़ेगी, घटेगी नहीं। अगर बाकी पैरामीटर सेम है ना, बाकी पैरामीटर कोई और चीज चेंज ना कर रहे हो, पहले एयर थी, बीच में स्लैब डाल दो तो कैपेसिटी विल इंक्रीज। आज कितनी इंक्रीज करेगी, कितनी इंक्रीज करेगी वो डिपेंड करेगी टी क्या है भैया, तो थिकनेस कितनी है, के कितना, उस पर डिपेंड करेगी, बट बढ़ेगी जरूर कैपेसिटी। घटाने खातर तो क्यों करांगे आप ऐसा काम, फिर तो एयर है ही दे, तो इसलिए कैपेसिटी बढ़ाने के लिए ही करते हैं। और थिकनेस और के ऊपर डिपेंड करा कैपेसिटी में इंक्रीज कितना होगा, डायरेक्टिव कांस्टेंट क्या है और थिकनेस कितनी है। ठीक, ओके, चलो ये तो हो गया भाई, कैपेसिटी बढ़ा दी आपने जी। अच्छा एक बात और, अगर यही स्लैब ना, देखो सुनो इसका मीनिंग समझाता हूं मैं डायग्राम में बना के, देखो मैंने स्लैब यूं दिखा रखी है, बीच में यहां दिखा रखी है, इस स्लैब को मैं, चाहे मैं इस प्लेट के नजदीक डाल दूं, चाहे मैं इस स्लैब को इस प्लेट के नजदीक डाल दूं, सुनो मेरी बात को, जो कैपेसिटी में चेंज आना है ना, कैपेसिटी में जो चेंज आना है वो इस स्लैब की पोजीशन पर डिपेंड नहीं करेगा। अगर यही स्लैब चाहे बिल्कुल सेंटर में डाल रखी हो, चाहे ये स्लैब इस प्लेट के नजदीक हो, चाहे ये स्लैब दूसरी प्लेट के नजदीक हो, अगर सेम स्लैब है, स्लैब को थोड़ा इधर सरका दो या इधर सरका दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर वही आएगा। जो इस केस में आंसर आया वही इस केस में आंसर भी आएगा, वही इस केस में आंसर भी आएगा। तो कई बार बच्चे के दिमाग में आता है कि भाई क्या फर्क पड़ेगा इससे, कि पोजीशन चेंज करना, किसी पर्टिकुलर प्लेट के नजदीक ले जा सेंटर की बजाय, कुछ नहीं फर्क पड़ना, तीनों केस में आंसर सेम आएगा अगर सेम स्लैब है तो। अगर सेम स्लैब है तो किसी प्लेट के नजदीक हो चाहे सेंटर में हो, कैपेसिटी में जो इफेक्ट पड़ना वो एक ही पड़ना है, हाँ सेम इफेक्ट पड़ना है। इसका एक एग्जांपल ले लूं, एक एग्जांपल ले लेता हूं, थोड़ी सी चीजें समझानी आसान हो जाएगी। लेट इनिशियल कैपेसिटी इज सी नॉट। मान लो इनिशियल कैपेसिटी सी नॉट है, मतलब शुरू में हमने स्लैब डाली, डालने से पहले, स्लैब डालने से पहले कैपेसिटी है सी नॉट, फिर हमने स्लैब डाल दी, स्लैब का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 4 और स्लैब की थिकनेस है d/2, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 है और थिकनेस d/2 है। ये कहता है व्हाट विल बी न्यू कैपेसिटी, अगर इनिशियल कैपेसिटी बगैर स्लैब के सी नॉट है तो नई कैपेसिटी बताइए, व्हाट विल बी न्यू कैपेसिटी। तो बेटा देखो सी नॉट किसको बोला इसने,
इसने सी नॉट बोला इसको, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी को इसने बोला सी नॉट। इसने नई कैपेसिटी बतानी है कि सी नॉट की टर्म में नई कैपेसिटी की वैल्यू क्या आएगी। तो भाई कैपेसिटी का फॉर्मूला ये है, एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी माइनस टी प्लस टी बाई के। अब इसमें वैल्यू पुट करके कन्वर्ट करके बताओ मुझे क्या आंसर आएगा। इसमें वैल्यू पुट करो, आंसर बताओ। तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी माइनस डी बाई टू प्लस डी बाई टू ओवर 4। सोल्व करना ध्यान से भाई। सी नॉट की टर्म में मुझे आंसर चाहिए, एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी बाई टू प्लस डी बाई 8, एप्सिलॉन नॉट ए ओवर 4d प्लस डी ओवर 8, तो 8 बाई 5 एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी। तो इसका मतलब मेरे हिसाब से तो आगे C इज इक्वल टू 8 बाई 5 सी नॉट। 8 बाई 5 बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। 8 बाई 5 सी नॉट, हाँ बिल्कुल सही, 8 बाई 5। चलिए बाकी क्वेश्चंस कल करते हैं, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बढ़ेंगे। अब तो मैं कहा डेरिवेशन तो है ही है, साथ में क्वेश्चन भी बहुत सारे होंगे, बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चन इसमें बढ़ाएंगे। ठीक है, कल मिलते हैं फिर।